तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमी का चैप्टर 4 जो कि है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या होती है फूड सिक्योरिटी, क्यों ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी, कौन है फूड इनसिक्योर, इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, और लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्या रोल होता है कोऑपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने चैप्टर के पहले टॉपिक को शुरू करते हैं जो कि है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड की हर समय अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ही कहलाती है फूड सिक्योरिटी। तो चलिए समझते हैं कि क्या होती है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो देखिए, अगर हमारे यहाँ फूड अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ फूड अवेलेबिलिटी है, और जिसको फूड की ज़रूरत है अगर फूड वहाँ तक पहुँच रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ एक्सेसिबिलिटी भी है, और अगर वो फूड को अफोर्ड कर पा रहा है मतलब ख़रीद पा रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी भी है। पर वो जो फूड खरीदेगा वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी है। हमारे चैप्टर की अगली टॉपिक है वाई फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है। फूड सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो समाज का पिछड़ा हिस्सा होता है, जो लोग गरीब होते हैं, वो अधिकतर समय फूड इनसिक्योर होते हैं, मतलब उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, और खाना मिलता भी है तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही बहुत कम होता है। और कभी कभी जब कोई कैलेमिटी आती है, मतलब जब कोई आपदा आती है, तो जो लोग पुअर्टी लाइन से ऊपर आते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार जब कोई कैलेमिटी आती है तो कैसे फूड सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, कभी कभार सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से फूड ग्रेन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। अब जब फूड ग्रेन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो जो फूड की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो कीमत है फूड की वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। अब अमीर लोग तो इस फूड को खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब लोग इस फूड को नहीं खरीद पाते, और स्थितियाँ कभी कभी तो इतनी बेकार हो जाती हैं कि भुखमरी का भी रूप ले लेती हैं। और अगर भुखमरी की जो सिचुएशन है ये काफ़ी देर तक चली तो अकाल भी पड़ सकता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि अकाल पड़ने का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई कैलेमिटी आती है जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पाता, तो लोग जो है सड़ा गला खाना खाने के लिए और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और लोगों की मौत होने लगती है। इसी सिचुएशन को कहते हैं फेमाइन, मतलब अकाल पड़ना। इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी फेमाइन आई थी 1943 में बंगाल में, जिसकी वजह से 30 लाख लोगों की जान गई थी। पर ये अच्छी बात है कि तब से लेकर अब तक हमारी कंट्री में कोई भी इतनी बड़ी फेमाइन नहीं आई। लेकिन आज भी देश के कुछ हिस्सों में, जैसे कि उड़ीसा के काशीपुर और कालाहांडी में फेमाइन जैसी ही सिचुएशन है, और आज भी राजस्थान के बारन डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी के कारण कई लोगों की मौत होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी कंट्री में फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। हमारे चैप्टर की अगली टॉपिक है हु आर फूड इनसिक्योर। तो अगर हम रूरल एरिया की बात करें, मतलब गांव वाले इलाके की बात करें, तो इनमें वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं जिनके पास काफ़ी कम ज़मीन होता है, या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं होता, वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। या फिर वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं जो कि छोटा मोटा काम करते हैं और उनके लिए उनको काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, मतलब शहरी इलाकों की बात करें, तो उनमें वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं जिनकी कमाई काफ़ी कम होती है, या फिर वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं जिनके पास काम तो होता है लेकिन कुछ सीज़न में ही काम होता है और कुछ सीज़न में काम नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम कुछ और लोगों की बात करें जो कि हमारी कंट्री में फूड इनसिक्योर पाए जाते हैं, तो हमारी कंट्री में वो भी लोग फूड इनसिक्योर पाए जाते हैं जो कि काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, या फिर वो लोग जो कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होते हैं। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी तो तब होगी कि जबकि हमारी कंट्री में प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, वो भी काफ़ी लार्ज अमाउंट पे फूड इनसिक्योर होते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है कि अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन कैसे फूड इनसिक्योर होती हैं। तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि फूड सिक्योरिटी का मतलब 2 वक्त का खाना मिलना नहीं होता है, बल्कि आप फूड सिक्योर तो तब कहे जाएंगे जब आपको खाना मिले, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाएं, तब आप कहे जाएंगे कि आप फूड सिक्योर हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हमारी कंट्री में कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योर पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योर पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हंगर के बारे में। हंगर 2 प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक और सीजनल। हम पहले पढ़ेंगे क्रॉनिक हंगर के बारे में। तो देखिए, क्रॉनिक हंगर वो सिचुएशन होती है जिसमें आदमी की इनकम कम होने के कारण उसको खाना तो मिलता है, लेकिन खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत कम होती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ सीजनल हंगर की बात करें तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा
कि सीजनल हंगर से पीड़ित आदमी को कुछ सीज़न में ही खाना मिल पाता है और कुछ सीज़न में खाना नहीं मिल पाता। तो चलिए सीजनल हंगर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो जिनके पास ज़मीन नहीं होती या फिर कम ज़मीन होती है वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं और उनके पास मेनली दो ही वक्त काम होता है, एक सोइंग मतलब बुआई के समय और दूसरा हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के समय। और जब प्लांट ग्रो हो रहा होता है तब उनके पास कोई खास काम नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास इनकम भी नहीं होती और उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो जो कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर वर्कर होते हैं उन्हें रेनी सीजन के समय सीजनल हंगर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रेनी सीजन के समय कंस्ट्रक्शन साइट का काम बंद हो जाता है और उनके पास कोई इनकम का जरिया भी नहीं रहता। तो हमारे चैप्टर की अगली टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि जब से हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है तब से हमारी कंट्री आत्मनिर्भर बन गई है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट बन गई है फूड ग्रेन के मामले में। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से हमारी कंट्री में काफ़ी वैरायटी की क्रॉप ग्रो होने लगी हैं और इसी वजह से आज बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हमारी कंट्री में फूड अवेलेबल हो पा रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स, एक तो है बफर स्टॉक और दूसरा है पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है बफर स्टॉक। तो दोस्तों बफर स्टॉक अनाज का भंडार होता है जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक एजेंसी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। एफसीआई क्या करती है, वो पहले से ही एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है जिसे हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वो फार्मर से वीट और राइस खरीदती है और उनको बड़े बड़े ग्रेनरीज में स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद उसे गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई राशन की दुकानों पे भेज दिया जाता है, जिसे वहाँ पर इशू प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे ही गरीब लोगों को दे दिया जाता है। हमारे चैप्टर की अगली टॉपिक है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो अनाज एफसीआई के द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसे गवर्नमेंट के द्वारा गरीब लोगों तक पहुंचाना और उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी सिस्टम को कहते हैं पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो अनाज है वो ज़रूरतमंद के पास ही पहुंचे, इसलिए उसने 3 तरह के राशन कार्ड भी बना रखे हैं। पहला है अंत्योदया कार्ड, जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल के लिए होता है, मतलब जो सबसे गरीब होते हैं उनके लिए ये कार्ड होता है। और दूसरा कार्ड है बीपीएल कार्ड, मतलब जो लोग पुअर्टी लाइन से नीचे आते हैं उनके लिए ये कार्ड सरकार ने बनाया है। और तीसरा है एपीएल कार्ड, ये कार्ड उन लोगों के लिए होता है जो पुअर्टी लाइन से ऊपर आते हैं। तो दोस्तों बंगाल की फेमाइन जाने के बाद हमारी गवर्नमेंट रैशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है। थोड़े दिन बाद 1970s के मिड में 3 और प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। एक तो था पीडीएस, दूसरा था आईसीडीएस और तीसरा था एफएफडब्ल्यू। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पीडीएस तो पहले से ही था। तो जी हाँ, पीडीएस पहले से ही था, उसे थोड़ा सा और अच्छा बना के लॉन्च किया जाता है। वहीं हम आईसीडीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसको 1975 में लॉन्च किया जाता है। एफएफडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है फूड फॉर वर्क। तो एफएफडब्ल्यू को 1977 और 1978 के बीच में लॉन्च किया जाता है। और भी कई ढेर सारे पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे कि मिड डे मील हो गया, पीडीएस हो गया। अधिकतर पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ने फूड सिक्योरिटी को अच्छा करने में मदद ही किया है। वही जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होते हैं वो गरीबों की इनकम बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। हमारे चैप्टर की अगली टॉपिक है करेंट स्टेटस ऑफ पब्लिक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों जो पीडीएस है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फूड सिक्योरिटी की तरफ। हमारी कंट्री में जब से पीडीएस लॉन्च हुआ है और 1992 तक उसका फ़ायदा सबको मिलता था, चाहे वो पुअर है चाहे वो नॉन पुअर है। लेकिन 1992 में हमारी कंट्री में लॉन्च होता है आरपीडीएस मतलब रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका टारगेट था कि जो बैकवर्ड एरिया हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें भी लोगों को पीडीएस का बेनिफिट मिल सके। फिर जून 1997 में हमारी कंट्री में लॉन्च होता है टीपीडीएस मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमारी कंट्री में पहली बार था कि जब गरीबों को अलग दाम पे अनाज मिलता था और जो नॉन पुअर थे उनको अलग दाम पे अनाज मिलता था। थोड़े दिन बाद सन 2000 में हमारी कंट्री में 2 और स्कीम को लॉन्च किया जाता है। एक तो था एएवाई मतलब अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा था एपीएस मतलब अन्नपूर्णा स्कीम।
तो चलिए पहले जानते हैं AAY के बारे में, मतलब अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। हमारी कंट्री में अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 के दिसंबर में लॉन्च हुआ था। इस स्कीम के अंतर्गत TPDS के द्वारा 1 करोड़ सबसे गरीब फैमिली को चुना जाता है। जो भी लोग AAY स्कीम के अंतर्गत आते थे उन्हें 25 kg ऑफ ग्रेन मिलता था पर मंथ, जिसमें वीट का प्राइस था 2 रुपये और राइस का प्राइस था 3 रुपये। अप्रैल सन 2002 में इस स्कीम के अंतर्गत जो 25 किलो ग्रेन मिलता था उसे बढ़ा के 35 किलो कर दिया गया था और फिर धीरे धीरे ऐसे ही इसमें बदलाव किए जाने लगे और AAY में 2 करोड़ फैमिली को ज्वाइन कर दिया गया। अगर हम APS की बात करें, मतलब अन्नपूर्णा स्कीम की बात करें, तो ये जो स्कीम है ये बूढ़े लोगों के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 10 किलो का अनाज पर मंथ एकदम फ्री मिलता है। तो दोस्तों हम जानेंगे PDS के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम PDS को फेस करनी पड़ती हैं। पहले चलिए जानते हैं कि क्या है PDS के एडवांटेज। PDS की वजह से ही आज हमारी कंट्री में बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी फूड अवेलेबल हो पा रहा है। और तो और दोस्तों, PDS की वजह से ही गरीब लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे ग्रेन मिल पा रहे हैं। हमारी कंट्री में जब से PDS आया है तब से हमारी कंट्री में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, क्योंकि फार्मर को पहले से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए भी जानते हैं कि PDS को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। कभी कभार जितना फूड की ज़रूरत होती है, जितनी फूड ग्रेन की ज़रूरत होती है, उससे भी ज़्यादा फूड ग्रेन फार्मर प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभार वेस्ट भी हो जाता है। जैसे कि आप 2014 का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। FCI ने 65.3 मिलियन टन ग्रेन प्रोक्योर्ड कर लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इनको स्टोर करने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। और कभी कभी जब रेनी सीजन आता है, मतलब जब बारिश होने लगती है, तो ये ख़राब भी होने लगते हैं। PDS के आने की वजह से हमारी कंट्री में क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो गया है, क्योंकि FCI सिर्फ 2 ही अनाज लेती है मेनली, एक वीट और दूसरा राइस। तो फार्मर्स भी वीट और राइस ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, बाकी अनाज को बहुत ही कम ग्रो करते हैं, क्योंकि उनमें उनका फ़ायदा नहीं रहता। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि वीट और राइस कितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं ग्रो होने के लिए, जिसकी वजह से कभी कभी ग्राउंड वाटर की कमी भी हो जाती है। कुछ PDS डीलर होते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के ग्रेन को मार्केट में बेच देते हैं और ख़राब क्वालिटी के ग्रेन को लोगों को देते हैं। और कुछ PDS डीलर सही समय पे दुकान भी नहीं खोलते। तो दोस्तों हम समझेंगे अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। जब किसी काम को लोग मिलकर करते हैं तब हम उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों कोऑपरेटिव्स ने बहुत मदद की है हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। जैसे कि दिल्ली में मदर डेयरी है, जो कि कोऑपरेटिव्स के द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा निर्धारित की गई दामों पर अपने दूध और सब्जियों को बेचती है। और दोस्तों तमिलनाडु में 94% PDS शॉप कोऑपरेटिव्स के द्वारा ही चलाई जाती है। महाराष्ट्र में ADS, मतलब एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, NGOs के साथ मिलकर छोटे छोटे ग्रेन बैंक बनाती है, ताकि गरीब लोग भी उस ग्रेन को अफोर्डेबल प्राइस में अफोर्ड कर सकें। तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड डेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और कमेंट में भी पिन मिलेगी। तो जाइए अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, अपनी लर्निंग को चालू रखिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।